कहते हैं जब कयामत का दिन आएगा तो हर तरफ सिर्फ तबाही होगी, लेकिन अगर वो कयामत पानी के जरिए आए कितनी ज्यादा भयानक हो सकती है। हम गुइना को देखते हैं जो अपने छोटे से बेटे जाइन के साथ एक ऊंचे अपार्टमेंट में रहती है। जाइन एक मासूम बच्चा है जिसे स्विमिंग का बहुत शौक है, पर वो अभी बहुत छोटा है। उसकी माँ ईना एक एआई कंपनी में डिपार्टमेंट मैनेजर है और अपनी जॉब में इतनी बिजी रहती है कि वो अपने बेटे को ठीक से वक्त भी नहीं दे पाती। ईना को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो खिड़की से बाहर झांकती है तो देखती है कि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। फिर वो फ्रिज खोलती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। इसी वक्त जाइन के टकराने से सामान नीचे गिर जाता है। तभी ईना की माँ का फोन आता है जो उसकी बहुत फिक्र करती है और उसे बाहर का खाना खाने से मना करती है। जब ईना किचन में होती है तब मासूम जाइन अपनी बनाई हुई एक प्यारी सी तस्वीर दिखाता है, लेकिन तभी ईना नोटिस करती है कि अपार्टमेंट के अंदर पानी भरने लगा है। बारिश का पानी तीसरी मंजिल तक आना बिल्कुल भी साधारण नहीं था। पूरी बिल्डिंग में एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट गूंजती है कि तेज बारिश के कारण बिल्डिंग की 2 मंजिल तक पानी भर गया है। सभी निवासी अपना कीमती सामान लें और तुरंत ऊपर की मंजिलों की तरफ भागें। ऐना के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो पागलों की तरह अपना सामान पैक करने लगती है। तभी उसे उसकी कंपनी के एक सिक्योरिटी ऑफिसर का फोन आता है। वो उसे चेतावनी देता है कि सामान पैक करने में वक्त बर्बाद ना करे, बस तुरंत ऊपर की तरफ भागे। वो उसे वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए आ रहा है। ऐना बिना देर किए अपने बेटे की दवाइयाँ उठाती है तो ऐना उसे निकालती है और अपनी पीठ पर बिठाकर बाहर जाती है। बाहर का नजारा किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं था। ऐना ने देखा कि बाहर लोगों की भारी भीड़ जान बचाने के लिए ऊपर भागना चाहती थी, लेकिन भगदड़ और ऊपर किसी के कारण कोई ऊपर नहीं जा पा रहा था। बिना वक्त गवाए ऐना तुरंत वापस मुड़ती है और बिल्डिंग के एक दूसरे रास्ते से ऊपर की ओर भागने लगती है। आज इस महाप्रलय के कारण वो पहली बार आज अपने बेटे जाइन के साथ पूरा दिन बिताने वाली थी, लेकिन ये वक्त मौत से जंग का था। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने देखा कि कैसे बेबस लोग पानी के तेज बहाव में तिनकों की तरह डूब रहे थे, जबकि ऊपर जाने के रास्ते में सामान और मलबे की वजह से रुकावट थी, लेकिन वहां से जाना मौत को दावत देने जैसा था। इसलिए वो फौरन जाइन को लेकर वापस नीचे आ गई। तभी उसे दूसरी बिल्डिंग में वही सिक्योरिटी ऑफिसर ही जो दिखाई देता है, जो उसे दूसरी तरफ आने का इशारा करता है। लेकिन तभी ऐना की सांसें थम गई। उसने देखा कि जाइन वहां नहीं है। वो डर के मारे पीछे चला गया था। ऐना जब उसे ढूंढने पीछे हॉल में गई तो उसकी आंखों के सामने मौत का तांडव था। एक गगनचुंबी और विनाशकारी सुनामी जैसी लहर उसकी बिल्डिंग की तरफ काल बनकर पड़ रही थी। वो मंजर इतना भयानक था कि अच्छे के हौसले पस्त हो जाएं। ऐना को अपनी जिंदगी की पुरानी बातें याद आने लगी, जब उसके पति की डूबकर मौत हुई थी। इस लहर में सभी डूब गए, लेकिन उसने बाकी लोगों की तरह हार नहीं मानी। वो हिम्मत दिखाकर अपने बेटे जाइन को ढूंढ निकालती है। इसी बीच ही जो भी वहां पहुंच जाता है और वो उन दोनों को बचाकर सुरक्षित ऊपरी मंजिल पर ले आता है। जाइन इस भयानक हादसे से तो बच गया था, पर वो अंदर तक हिल चुका था। उसने अपनी माँ को सफाई दी कि उसे लगा उसकी माँ उसे छोड़कर कहीं चली गई है, इसलिए वो पीछे ढूंढने गया था। इसी बीच ऐना ने गौर किया कि चारों तरफ फैला पानी खारा है। तब हीजो ने एक चौंकाने वाला जवाब दिया। उसने बताया कि कुछ घंटों पहले अंटार्कटिका से एक विशाल एस्ट्रॉइड टकराया है, जिससे बर्फ पिघलकर पूरी दुनिया में फैल रही है और ये 30 मंजिला इमारत भी जल्द ही जलमग्न हो जाएगी। उसने बताया कि अभी और भी कई एस्ट्रॉइड टकराने वाले हैं, यानी आज दुनिया का आखिरी दिन है। ऐना कांपते हुए पूछती है कि क्या वैज्ञानिकों को इसके बारे में पहले से नहीं पता था? हीजो ने बताया कि पता तो था, पर इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। वो ऐना को भरोसा दिलाता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा, क्योंकि वो इंसानों की एक नई नस्ल तैयार करने के मिशन पर है। उनकी टीम उसे टेम्परेरी शेल्टर तक ले जाएगी जहां वो सेफ होगी। हीजो ने कहा, ऐना सिर्फ एक एआई कंपनी में काम नहीं कर रही, बल्कि इंसानी शरीर में इमोशंस डालने का हुनर है। ये हुनर सिर्फ 2 लोगों के पास था, एक ऐना और दूसरी उसकी बॉस, जो शायद अब डूबकर मर चुकी थी। इसलिए अब पूरी इंसानियत की आखिरी उम्मीद सिर्फ ऐना थी। खैर, इसी बीच छोटे जाइन को शौच की हाजत महसूस होती है, तो हीजो ऐना को बेटे के साथ उसे बाथरूम भेज देता है। वहां हीजो चोरी छिपे अपने वॉकी टॉकी पर साथियों से बात करता है और उसके पास एक बंदूक भी थी। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो ऐना से कुछ बहुत बड़ा छिपा रहा है। जब वे बाहर आए तो उसने ऐना से सवाल किया कि इन नए इंसानी शरीरों में भावनाओं की क्या जरूरत है? जज्बात तो इंसान को कमजोर बनाते हैं। ऐना ने हैरानी से पूछा कि इसमें क्या बुराई है? हीजो ने एक कड़वी मिसाल दी। उसने बताया कि ऊपर छत पर एक हेलीकॉप्टर आने वाला है और बिल्डिंग का हर इंसान अपनी जान बचाने के लिए उसमें चढ़ना चाहेगा। जाहिर है ऐना भी अपने बेटे के लिए ऐसा ही करेगी। हीजो ने कहा कि यही स्वार्थ और भावनाएं इंसान को बुरा बनाती हैं और वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐना अपनी माँ से आखिरी बार बात करती है। माँ की आवाज में डर था
पर वो ऐना से सिर्फ खुद को और बच्चे को बचाने की गुहार लगाती है और कहती है कि वो उनकी फिक्र ना करे। ऐना जानती थी कि वो अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए भारी मन से फोन काट देती है। हीजो बताता है कि पानी 10वीं मंजिल तक आ चुका है। तभी उन्हें गैस लीक की गंध आती है। चारों तरफ धमाके होने लगते हैं और सीढ़ियों का रास्ता मलबे से बंद हो जाता है। अब एकमात्र रास्ता बाहर छज्जों से होकर ऊपर जाना था। हीजो फुर्ती से ऊपर लटक कर चढ़ जाता है ताकि ऐना और बच्चे को खींच सके। ऐना डरे हुए जायंट को ऊपर हीजो की तरफ बढ़ाती है तो एक झटके में उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे नीचे गहरे पानी में गिर जाती है। खुशकिस्मती से ऐना डूबी नहीं, वो तैरकर बिल्डिंग के एक हिस्से तक पहुंची है। उसे लिफ्ट के अंदर एक छोटी बच्ची की चीखें सुनाई देती है। ऐना उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, यहाँ तक कि ऊपर जाकर लोहे की छड़ें भी लाती है, जहाँ कुछ चोर कयामत के वक्त भी लूटपाट में लगे थे। लेकिन अफसोस, पानी इतनी तेजी से भरा कि ऐना उस बच्ची को नहीं बचा पाई और उसे भारी मन से वापस ऊपर भागना पड़ा। सीढ़ियों पर हीजो उसका इंतजार कर रहा था। ऐना ऊपर पहुंचकर वो देखती है कि जाइन बेहोश है, उसे शुगर अटैक आया था और उसकी दवाइयां सुनामी में बह चुकी थी। ऐना भागकर एक बूढ़े लोगों के अपार्टमेंट में जाती है और किचन से चीनी और पानी का घोल बनाकर उसे पिलाती है। इसी दौरान एक बड़ा खुलासा होता है। ऐना को अपनी पुरानी बातें याद आती हैं जब वो अपनी बॉस को जाइन सौंप रही थी। जाइन कोई आम बच्चा नहीं बल्कि एक उन्नत तकनीक से बनाया गया इंसानी शरीर था, जिसे ऐना और उसकी बॉस ने मिलकर इमोशंस दिए थे। पति की मौत के बाद ऐना इतनी टूट गई थी कि वो इस नकली माँ की जिम्मेदारी और नहीं निभाना चाहती थी। खैर, अब जाइन को होश आता है और वो ठीक है। हीजो और ऐना बाहर सूरज निकलता देख खुश होते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब ठीक हो गया है। इस दौरान हीजो उसे बताता है कि हेलीकॉप्टर सिर्फ ऐना को ले जाएगा, जाइन को नहीं। हीजो अपने कड़वे बचपन के बारे में बताता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए वो शायद ऐना को भी अपने बच्चे को छोड़ते हुए देखना चाहता था ताकि उसे सुकून मिले। तभी बारिश फिर शुरू हो गई और यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। ऊपर भागते वक्त उन्हें गर्भवती महिला और उसका पति मिलते हैं, पर ऐना मजबूर थी और उनकी मदद नहीं कर पाती। जब जाइन पूछता है कि क्या उसके पैदा होने पर भी ऐना को ऐसा ही दर्द हुआ था, तो ऐना खामोश रह जाती है, क्योंकि जाइन का जन्म किसी कोख से नहीं, लैब में हुआ था। ऐना हीजो से गुजारिश करती है कि उसे बच्चे के साथ जाने दिया जाए। हीजो उसे झूठी तसल्ली देता है कि शायद रिसर्च के लिए जाइन को भी साथ ले जाया जाए और वो उन्हें अपने सीनियर्स के हवाले कर देता है। लेकिन ऐसा होते ही ऐना को जाइन से अलग कर दिया जाता है। हीजो बेबस था। वो बताता है कि ऐना की बॉस डूबी नहीं बल्कि वो अपने बच्चे को लेकर भाग गई, इसलिए अब पूरी इंसानियत की उम्मीद सिर्फ ऐना पर है। ऐना बड़े बॉस से गिड़गिड़ाती है, पर वो बेरहमी से कहता है कि दुनिया खत्म होने वाली है और कोई टेम्पररी शेल्टर है ही नहीं। ऐना देखती है कि उन लोगों ने हीजो को भी मार दिया। बॉस साफ कहता है कि यहाँ सब मरेंगे, सिर्फ ऐना ही अकेली बचेगी जो भविष्य की नींव रखेगी। इसके बाद मजबूर ऐना रोते हुए जाइन से आखिरी बार मिलती है और उसे मौत के मुंह में छोड़ भारी मन से हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। हेलीकॉप्टर ऐना को लेकर पहाड़ों की चोटी पर बने लॉन्च पैड पर पहुंचता है। दूर क्षितिज पर हजारों फीट ऊंची राक्षसी सुनामी की लहरें पूरी दुनिया को निगलने के लिए तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन सही वक्त पर स्पेस रॉकेट अंतरिक्ष की ओर निकल जाता है। ऐना और उसके साथी ऊपर स्पेस स्टेशन में सुरक्षित पहुंच गए। पृथ्वी पर इंसानी सभ्यता का नामो निशान मिट चुका था और बस ये मुट्ठी भर लोग और उनकी एआई टेक्नोलॉजी ही इंसानियत की आखिरी निशानी बचे थे। उन्हें अब शून्य से जीवन की शुरुआत करनी थी। वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से इंसानी शरीर तो बना सकते थे, लेकिन उनमें इंसानी जज्बात यानी इमोशंस पैदा करने का हुनर सिर्फ ऐना के पास था। लेकिन इसको लागू करने से पहले टेस्ट करना बहुत जरूरी था। ऐना एक बड़ा फैसला लेती है। वो एआई सिस्टम से कहती है कि वो खुद को सब्जेक्ट बनाएगी और अपनी चेतना को सिस्टम के अंदर डाल देगी। तय ये हुआ कि सिस्टम एक वर्चुअल दुनिया बनाएगा जहां उसी प्रलय को झेलते हुए ऐना यानी सब्जेक्ट को हर हाल में अपने बच्चे ऑब्जेक्ट तक पहुंचकर उसे बचाना होगा। अगर ऐना उस मुश्किल हालात में अपने बच्चे को ढूंढ लेती है तो ये साबित हो जाएगा कि मशीनी दिमाग में भी इंसानी जज्बात जगाना मुमकिन है। लेकिन तभी एक एस्ट्रॉइड उनसे टकराता है। तुरंत ऐना की आंखें फिर से उसी डूबते हुए अपार्टमेंट में खुलती है। ऐना तुरंत अपना सामान पैक करती है ताकि ऊपर की मंजिल पर जा सके। तभी उसके सिक्योरिटी ऑफिसर का फोन आता है। इस दौरान जाइन अपनी माँ को कहता है कि उसने एक सपना देखा और उसकी ड्राइंग दिखाता है, लेकिन ऐना का ध्यान सिर्फ जान बचाने पर था, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देती। ऐना जब जाइन को अलमारी से बाहर निकालती है तो बच्चा रोते हुए एक सवाल पूछता है कि वो हमेशा 6 साल का ही क्यों रहता है। पिछले साल भी 6 का था और उससे पिछले साल भी। ऐना इस बात को इग्नोर करती है और उसे लेकर भागती है। बाहर का नजारा भयानक था। पूरी बिल्डिंग में लोगों की ऐसी भीड़ थी जो मौत के डर से
पागलों की तरह ऊपर भाग रही थी। तभी एक विशाल सुनामी जैसी लहर आती है और पूरी बिल्डिंग को बहा ले जाती है। एना भी जाइन के साथ गहरे पानी में डूब गई, लेकिन फिर उसे बचकर ऊपर आ गई। इस वक्त उसकी टी शर्ट पर 49 लिखा होता है। वो पानी में तैरकर अपने बच्चे के गॉगल्स ढूंढती है और उसे कुछ पुरानी झलकियां दिखती है जब वो हेलीकॉप्टर में यही गॉगल्स पकड़े बैठी थी। अगले ही पल हम एना को दोबारा देखते हैं, पर इस बार उसकी टी शर्ट पर 787 लिखा था। यहाँ उसे हीजो मिलता है जो उसे पहली बार मिला था। जागते ही एना की आंखें अपने बच्चे को ढूंढती है। हीजो ने फोन में दिखाया कि बच्चा जाते देखा था। इसके बाद वो उसे पागलों की तरह ढूंढती है, लेकिन हीजो कहता है वे उसे भी खोजकर छत पर ले आएंगे। गुस्से में वो उस पर गोली तान देती है और अपने बच्चे के बारे में पूछती है, लेकिन हीजो हैरान था क्योंकि वो तो उससे पहले कभी मिला ही नहीं था। अचानक एआई सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है और पूरी जगह हिलने लगती है। एना नीचे गिरने वाली होती है, पर हीजो उसका हाथ पकड़ लेता है। इस बार एना की टी शर्ट पर 1931 लिखा था। वो हीजो को अपने बच्चे के खोने का जिम्मेदार मानकर उसका हाथ छोड़ देती है और नीचे पानी में कूद जाती है। वो तैरते हुए उसी लिफ्ट के पास जाती है जहां एक बच्ची फंसी थी, पर उसे बचाने की कोशिश में एना खुद डूबकर मर जाती है। दरअसल ये कोई टाइम लूप नहीं था, बल्कि एक सिस्टम लूप था। एआई सिस्टम बार बार वही सिचुएशन क्रिएट कर रहा था, लेकिन एना हर बार अलग फैसले ले रही थी। आखिरकार जब एना की टी शर्ट पर 4007 लिखा आता है, यानी उसकी 4000 से भी ज्यादा बार की कोशिश, तब वो कामयाब होती है। वो लिफ्ट को खोलकर उस बच्ची को बचा लेती है और सुरक्षित ऊपर पहुंच जाती है। उस छोटी बच्ची का नाम जीसू था, जिसे एना ने आखिरकार मौत के से निकाल लिया। एना उसे बताती है कि उसके दादा दादी सुरक्षित है और ऊपर वाले एक फ्लैट में उसका इंतजार कर रहे हैं। जीसू हैरान रह गई कि इस अजनबी औरत को उसके दादा दादी के बारे में कैसे पता, लेकिन एना के पास इन सवालों का जवाब देने का वक्त नहीं था। वो अपने बेटे जा इनके बारे में पूछती है। जीसू बताती है कि उसने एक बच्चे को कुछ लोगों से बात करते हुए देखा था। ये सुनते ही एना ऊपर वाले फ्लैट की तरफ भागती है। उसे सब कुछ वैसा ही याद आ रहा था जैसा उसके साथ पिछली 1000 बार की कोशिशों में हो चुका था। एना उसी अपार्टमेंट में पहुंचती है जहां वे लालची चोर छिपे थे। वे एना को वहां से चले जाने को कहते हैं, लेकिन एना टस से मस नहीं होती। तभी हीजो वहां आवाज लगाता है। उसे देखकर चोर घबरा जाते हैं और एना पर हमला कर देते हैं। वे उसे खींच कर ले जाते हैं। एआई सिस्टम के इस लूप में इन चोरों के हाथों न जाने कितनी बार मर चुकी थी, लेकिन इस बार उसने उन सभी पुरानी गलतियों को सुधारते हुए खुद को बचा लिया। हीजो भी वहां आ गया था और उसने एक चोर को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया और दूसरे से जाइन का पता पूछा। चोर गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि उसने तो बस टाइम पास के लिए बच्चे से बात की थी, वो नहीं जानता कि वो कहाँ है। तब हीजो उसे भी नीचे फेंक देता है। वो कहता है कि शायद बच्चा जानबूझकर कहीं छुप गया है। इसी दौरान एना उस कमरे में खुद को ही देखती है, यानी अपने ही पिछले लूप के वर्जन को, जब वो जाइन को चीनी का घोल पिला रही थी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई जादुई दुनिया नहीं, बल्कि एआई सिस्टम का एक इन्फिनिटी लूप है। वो जीसू से साथ चलने को कहती है, पर बच्ची अपने दादा दादी के साथ रहना चाहती है। दादी जाते जाते एना को चीनी का घोल देती है, जिसे देखकर एना दंग रह जाती है। आखिर इस अजनबी दादी को कैसे पता कि जाइन को डायबिटीज है? यहाँ हीजो अपने वॉकी टॉकी पर टेम्परेरी शेल्टर के बारे में पूछता है, पर लोग उसे कोई जवाब नहीं देते। वो एना से कहता है कि हेलीकॉप्टर वाले बच्चे को ढूंढ लेंगे, वे इसमें माहिर है। पर एना अब किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। उसने हीजो से मदद मांगी और ये देखकर हीजो खुद उलझन में पड़ गया। वो सोचने लगा कि ये औरत आखिर उससे ऐसे मदद क्यों मांग रही है, जैसे उसे सालों से जानती हो। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा बिल्डिंग्स का जाल दिखाई देता है, जो असल में डिजिटल डेटा की तरह दिख रहा है। ये कोई असली शहर नहीं, बल्कि बनाया हुआ एआई सिमुलेशन है। ये ठीक एक गेम के लेवल जैसा है, जहाँ एना हर बार फेल होकर दोबारा शुरू करती है, ताकि वो कोई ऐसा रास्ता ढूंढ सके जहां जाइन और मानवता दोनों बच सकें। उसी सिस्टम लूप के बीच एना छिपकर देखती है कि हेलीकॉप्टर से उतरे लोग उन दो चोरों को बेरहमी से गोली मार रहे थे। तभी उसकी नजर दीवार पर कुछ ड्राइंग्स पर पड़ती है। उन्हें देखते ही वो समझ जाती है कि ये उसके बेटे जाइन ने ही बनाई होंगी। अभी वो कुछ सोच ही पाती कि तभी सीढ़ियों से उसे किसी के कराने की आवाज सुनाई देती है। वहां जाकर उसने देखा कि उस गर्भवती महिला ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया है। एक माँ और नवजात बच्चे के इस खूबसूरत रिश्ते को देखकर एना को एक पल के लिए सुकून मिलता है। उसे एहसास होता है कि एक कुदरती जान किसी भी एआई से कहीं ज्यादा कीमती और खूबसूरत है। वो माँ अपने पति से कह रही थी कि उसने एक सपना देखा था कि आज कयामत आएगी, लेकिन वे तीनों बच जाएंगे। उनकी बात सुनकर एना के दिमाग में बिजली की तरह एक बात कौंधी। उसे अपने बेटे की बात याद आई कि वो उसे अपनी ड्राइंग दिखाना चाहता था जो उसने सपने में देखी थी। फिर उसने उसके फोन में भेज दी। एना तुरंत अपना फोन निकालती है और वो ड्राइंग देखती है। उसे देखते ही एना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फोटो वही सीन था जब वो जाइन से आखिरी बार मिली थी और पीछे हेलीकॉप्टर खड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी और हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके फोन में वो 1, 2 या 3 फोटो नहीं थी,
बल्कि सैकड़ों हजारों बार वही सेम फोटो भेजी गई थी। दरअसल सिस्टम लूप ने पुरानी हर सिचुएशन को तो कॉपी किया था, पर इस डेटा को डिलीट करना भूल गया। अब एना को पूरी तरह समझ आ गया था कि वो हजारों बार इस एक ही दिन को जी चुकी है, लेकिन वो जाइन को अब तक नहीं ढूंढ पाई। उसे याद आया कि हर बार जाइन अलमारी के अंदर ही छुपता था। वो एक अपार्टमेंट में अलमारी खोलती है, पर इस बार वो वहां नहीं था। तभी कुछ लोग वहां आ धमकते हैं और एना को पकड़ लेते हैं। बेहोश होने से पहले वो सुनती है कि हीजो कह रहा है कि उसे जाइन को अब अलविदा कहना होगा। जैसे ही हीजो जाने लगता है, एना चिल्लाती है कि ये लोग तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और हेलीकॉप्टर से नहीं जाने देंगे। ये सुनकर हीजो के होश उड़ जाते हैं। वो ठिठक जाता है, लेकिन वे सोल्जर्स हीजो को रोकने की कोशिश करते हैं। अब हीजो का शक यकीन में बदल जाता है और वो उन सोल्जर से भिड़ जाता है। इससे पहले कि एक सोल्जर हीजो को मारता, एना पिस्तौल से उसे ढेर कर देती है। इसके बाद हीजो तुरंत एना को पूरी तरह होश में लाने के लिए इमरजेंसी इंजेक्शन लगाता है और पूछता है कि क्या वो उसे पहले से जानती है। एना अब हीजो को सारी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि जाइन से आखिरी बार बिछड़ने के बाद वो सैकड़ों बार इस मौत के खेल को जी चुकी है और ये बात उसकी हीजो के साथ पहले भी हो चुकी है। एना और हीजो ने हजारों बार वहां पहुंचने की कोशिश की, पर हर बार वे मारे जाते थे। एना को लग रहा था कि शायद जाइन को भी सब कुछ याद है और वो उससे नाराज होकर कहीं छुप गया है, पर हीजो को यकीन था कि वो नाराज नहीं, बस अपनी मां का इंतजार कर रहा होगा। सैकड़ों नाकाम कोशिशों और हजारों बार मरने के बाद आखिरकार इस बार वे उन गार्ड्स को मारने में कामयाब हो जाते हैं। एना उस भयानक तूफानी पानी में तैरकर सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचती है। बाहर का नजारा रूह कपा देने वाला था। वो गगनचुंबी इमारत जो कभी शहर की शान थी, अब एक खौफनाक समंदर के बीचों बीच तिनके की तरह कांप रही थी। चारों तरफ सिर्फ पानी का शोर और मौत का सन्नाटा था। एना वहां पड़ी एक पुरानी अलमारी को खोलती है और उसकी किस्मत देखिए, जाइन वहीं था। एना तुरंत उसे शुगर ड्रिंक पिलाती है और जाइन जाग जाता है। एना रोते हुए उससे माफी मांगती है कि उस दिन वो उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन जाइन मासूमियत से कहता है कि वो उसे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उसने ही उसे अलमारी में छुपने को कहा था और वादा किया था कि वो उसे ढूंढने आएगी। यहीं पर एआई सिस्टम का मकसद पूरा हो गया। सब्जेक्ट एना ने ऑब्जेक्ट जाइन को ढूंढ लिया था। सिस्टम के लिए यह जीत थी, क्योंकि उसे वो डेटा मिल गया था जिससे साबित होता था कि जज्बात, इमोशंस भी एक लॉजिक का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन सिस्टम ने जो नहीं सोचा था वो अब होने वाला था। सिस्टम को लगा कि जाइन मिल गया, यानी मिशन खत्म। अब एना को वापस लैब चलना चाहिए, इसलिए एआई ने हेलीकॉप्टर के लोगों को रिपीट कर दिया। लेकिन एना ने जाइन को समुद्र में भगा दिया, क्योंकि उसके लिए जाइन सिर्फ एक आउटकम या डेटा नहीं था, वो उसकी जान था। एना की आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगती हैं। जब उसने पहली बार जाइन को देखा था, जब उसने पहली बार चलना सीखा था और जब पहली बार उसने एना को मां पुकारा था। इन यादों और एहसासों की ताकत इतनी थी कि एना ने एआई सिस्टम की प्रोग्रामिंग कोड की बेड़ियां तोड़ दी। उसने सिस्टम के बनाए हुए परफेक्ट रास्ते को ठुकरा दिया और सीधे उस गहरे खौफनाक पानी में छलांग लगा दी। पहली बार उसने उस अनरियल एक्सपेरिमेंट को जोरदार टक्कर दी और हकीकत की दुनिया में कदम रखा। पानी की सतह पर वापस आने के बाद वो अपने बच्चे को गले लगा लेती है। सामने से मौत का एक काला पहाड़ बढ़ रहा था। एक विशाल भयानक सुनामी की लहर उनकी तरफ बढ़ती है। एना ने जाइन को कसकर अपने सीने से लगा लिया। उस खौफनाक लहर के टकराते ही दोनों माँ बेटे उस अनंत समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए समा जाते हैं। लेकिन यहीं पर कुदरत और तकनीक का सबसे बड़ा चमत्कार होता है, क्योंकि एना ने मरते मरते भी सिस्टम के प्रोग्रामिंग कोड को तोड़ दिया था और अपनी यादों व जज्बातों को पूरी तरह जाइन की चेतना में शिफ्ट कर दिया था। इसलिए प्रोग्रामिंग में भले ही दोनों मर गए, पर ऊपर स्पेसक्राफ्ट में जाइन दोबारा अस्तित्व में आ गया। वो बच्चा जो कभी सिर्फ एक मशीनी पुतला था, अब एना के असली एहसासों के साथ जिंदा हो चुका था। एक्सपेरिमेंट सफल रहा। सिस्टम भले ही ये बाजी जीत गया, लेकिन उसे एक बहुत बड़ा सबक मिला कि इंसानी जज्बातों को कैलकुलेट तो किया जा सकता है, पर उन्हें कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक माँ की ममता ने साबित कर दिया कि कोड की दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, वो एक धड़कते हुए दिल के त्याग के सामने हमेशा छोटी ही रहेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो और इस फिल्म की पेचीदा कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।